ये फरवरी मंथ की करंट अफेयर का पार्ट 1 होगा और आज हम देखेंगे कि फरवरी मंथ में कौन कौन सी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनल साइंस डे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और कमीशन किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। देखिए, नेशनल साइंस डे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? देखिए, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो रमन थे, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का इन्वेंशन मतलब डिस्कवरी की थी। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी अगर कोई लाइट है वो सन से चलती है और उसको बीच में मीडियम मिल जाता है, तो लाइट के पार्टिकल एयर में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल होंगे उनसे टकराएंगे और टकराने के बाद स्कैटर हो जाएंगे इधर उधर। तो मतलब स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, इसी ये जो इफ़ेक्ट होता है कि मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो जाती है चारों डायरेक्शन में, तो इसी को बोला जाता है रमन इफ़ेक्ट। और इसीलिए इनको 90 इन्होंने ये जो डिस्कवरी करी थी 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर किया था। और ठीक इसके 2 साल बाद 1930 को इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये एशिया के अंदर ऐसे पहले पर्सन बन गए थे जिनको साइंस में नोबेल प्राइज़ दिया गया हो। अदरवाइज साइंस के अंदर किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो थीम क्या थी इस बार की? देखिए, थीम थी 2023 की जो नेशनल साइंस डेटा थीम थी इस बार की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ये इसकी थीम थी। यहाँ से थीम भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ये साइंस जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि ये बताइए कि जो स्काई होता है, स्काई का कलर क्यों ब्लू कलर का होता है? देखिए, उसका कलर ये इसलिए ब्लू कलर का होता है क्योंकि जो जब भी सन की आपने देखा होगा कि जो सन की जो लाइट है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है। जब भी ये कलर अपने पाथ में आए हुए मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो ब्लू कलर होती है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ब्लू कलर सबसे जो मोस्ट जो लाइट होती है वो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, जिसकी वजह से हमको स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्काई है उसके ब्लू कलर होने का कारण एक क्या है कि अर्थ पर पानी है इसलिए वो ब्लू कलर दिखाई देता है? नहीं जी, उसका एक रीजन है कि जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। नेक्स्ट, देखिए, अभी आपने T20 मैन का देखा होगा, लेकिन T20 भी मैन का भी होता है और ये काफ़ी पुराना मैच है। हालांकि इसको लेकर ज़्यादा उत्साह नहीं होता है इंडिया कहीं भी, क्योंकि लोग कम देखते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो वीमेन 2023 का वीमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये किस देश को मिला, मतलब कौन से देश ने जीता है? या ये पूछा जा सकता है कि इसका जो फाइनल था ये किन किन दो देशों के बीच में हुआ? देखिए, दो दोस्त जो दो देश थे उनके बीच एक साउथ अफ्रीका था और ऑस्ट्रेलिया था। और ये जो फाइनल था ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन जो वीमेन टीम थी इसने मतलब इसने जीत हासिल की है। तो बस यही पता होना चाहिए आपको, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि जो केरला पहला स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर जिसने रोबोट को यूज़ किया है। जो आपने देखा होगा शहरों के अंदर जो मैन होल होते हैं, मतलब नीचे ये देखिए बड़ा कैनाल जाएगा, ऊपर इस टाइप के होल होते हैं। तो इनको साफ करने के लिए पहले जो मैन को उतारा जाता था, मतलब पीपल को यहाँ पर साफ करने के लिए उतारा जाता है। और इसके अंदर काफ़ी गंदगी होती है, गैस से जहरीली गैस निकलती हैं, तो कभी कभी ये होता था कि डेथ भी हो जाती थी। और इतनी गंदगी होती है, मतलब आप समझाओ कि आप किसी भी इंसान से ह्यूमन एक्सक्रीटा, इतना टॉयलेट, इतनी गंदगी हाथ से सफा करवाओगे तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब कितना गंदा लगता है। तो ये सारी चीज़ें कि भाई ये ह्यूमन इसको साफ ना करे, इसको केवल एक मशीन साफ करे, इसलिए केरला पहला स्टेट बन गया जिसने रोबोट लगाए हैं इन होल को साफ करने के लिए।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मतलब मैं मेरा तो बस आपको ये बताना था कि कभी कभी क्या करता है कि वो इधर किसी स्पेस एजेंसी का नाम पूछ लेगा, जैसा कि इसरो हो गया, नासा हो गया, और इसरो के सामने दे देगा कि इसका लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और यहाँ पर दे देगा जो नासा है, नासा का कौन सा है, देखिए नासा का जो स्पेस, जहाँ से नासा अपना जो स्पेस मिशन होते हैं उनको लॉन्च करता है, वो कैनेडी स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताइए किसका कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने यहाँ पर मेन पर्पज़ मेरा यही था कि मैं आपको बताऊं कि जो नासा का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कैनेडी स्पेस सेंटर है, और ये फ्लोरिडा स्टेट है, ये नासा का। तो फ्लोरिडा स्टेट के यहाँ पर यहाँ पर है। तो बस यही बताना था मुझको। नेक्स्ट देखिए, सियाटल यूएसए का पहला सिटी बन गया है जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो यूएसए के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही कम होता है, मतलब कम होता है, लेकिन वहाँ पर रेसिज्म की पॉलिसी है। मतलब पॉलिसी नहीं है, ये रेसिज्म होता है वहाँ पर। कैसे? और यूएसए के जो लोग होते हैं वो आपको पता है उनका जो कलर होता है वो गोरी चमड़ी के वाले लोग होते हैं, और बाहर से जो गए लोग होते हैं जैसे इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये इनकी चमड़ी उनकी तरह गोरी नहीं होती। तो ये क्या काम करते हैं, ये इन लोगों से नफरत करते हैं। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे वहाँ पर अभी आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वहाँ एक पुलिस वाले ना एक जो अफ्रीकन सिटीजन था, उस मतलब जो अफ्रीका तो नहीं था, वो सिटीजन ऑफ द यूएसए था, लेकिन वो उसने उसका गला दबा कर, बहुत तेज उसका गला दबाया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, और यूएसए में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे इस बात को लेकर। तो अब यहाँ पर है क्या कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पर जो वहाँ के यूएसए के जो सिटीजन है, इंडिया से जो गए लोग हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल से जो लोग जाते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मतलब जो दलित लोग होते हैं कि भाई आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, इसलिए मतलब उनके साथ इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो यूएसए की जो फर्स्ट सिटी मतलब पहली सिटी बन गई है सियाटल। अब ये कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सियाटल जो है ये पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप है, ये इसके स्टेट है, और यहाँ पर है सियाटल, ये सियाटल है। लोकेशन तो कम ही है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि वो कभी कभी पूछ लेते हैं उल्टे सीधे सवाल देखकर। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर दो अवार्ड के बारे में बताऊंगा। एक तो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और एक है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए, दोनों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों अलग हैं। कभी आप दोनों को एक ही जगह कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको इस अवार्ड के दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है। और ये जो अवार्ड है, ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, मतलब गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मिनिस्ट्री हर साल इस दादा साहेब फाल्के अवार्ड को देती है। किसको ये अवार्ड दिया जाता है? जिसने जो इंडियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा को ऊपर ले जाने में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक उस पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है। तो 2022 में ये अवार्ड दिया गया था, सितंबर। देखिए, आशा पारेख, इनको आशा पारेख को दिया गया था, और ये जो अवार्ड था ये 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि जो अभी मैं दूसरा अवार्ड बताऊंगा वो भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें और उसमें काफ़ी मतलब डिफरेंस है। तो ये जो है इंडिया का हाईएस्ट मतलब अवार्ड है, जो कि फिल्म की सिनेमा की कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। अवार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको अरेंज करती है। याद ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देती है। और ये नाम पता होना चाहिए, वैसे नाम ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे कि आपसे, पर ये आपको याद रखना कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, या यहाँ पर इंटरनेशनल लगा हुआ है। अगर इंटरनेशनल होगा तो फिर वो अलग ही हो जाएगा।
अब मैं बताता हूँ कि ये वाला जो अवार्ड है ये अलग है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए ये जो अवार्ड है ये कोई मिनिस्ट्री नहीं देती, एक्चुअली इसको प्राइवेट प्लेयर देते हैं। जो दादा साहेब फाल्के थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने कंपनी बनाकर इस अवार्ड को दिया, इस अवार्ड को दिया जाता है। 2012 में इन्होंने ये अवार्ड स्टार्ट, मतलब ये बनाया था दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और 2016 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। आपको ये पता होगा कि जो दादा साहेब फाल्के हैं उनको फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा बोला जाता है। तो देखिए ये जो अवार्ड होता है इनके, जैसे मैंने कहा कि ये कोई गवर्नमेंट अरेंज नहीं करती है, ये तो एक प्राइवेट इंडस्ट्री अवार्ड देती है। जैसे कि दादा साहेब फाल्के के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बनाया ये अवार्ड, उनको मतलब एक सम्मान देने के लिए। तो अब ये तो कमी है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या लिखा हुआ है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन सही पता होगा तो आंसर भी आप तभी दे पाओगे। तो अभी ये अवार्ड जब दिया गया था 2023 के अवार्ड की बात करते हैं कि भाई ये सबसे, देखिए जो फिल्म ऑफ द ईयर थी वो आरआर थी। आपको पता है कि तेलुगु मूवी है, और जो डायरेक्टर थे ये पता होना चाहिए, एस एस रामा मौली। देखिए ये जो राजा मौली, ये जो अभी यूपी ईसीएस का एग्जाम हुआ था 2023 को, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आरआर के डायरेक्टर कौन है। तो उन्होंने ऐसे बहुत अनाप शनाप से ऑप्शन दे रखे थे। एस एस राजा मौली एक ऑप्शन ये था, और दूसरा ऑप्शन एस ही था। मतलब उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बहुत पास पास के ऑप्शन दिए गए। तो आपको पूरा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी पूरा नाम लिखा है। दूसरी बात, जो बेस्ट फिल्म थी वो द कश्मीर फाइल थी, और बेस्ट एक्ट्रेस जो था, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है एक्ट्रेस, और बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर है, दोनों हस्बैंड वाइफ। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया के अंदर, फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट लगने के लिए जा रहा है। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी अगर पूछा जाए कि भाई ये कहाँ पर इसको अनाउंस किया जाएगा, कहाँ पर ये बनेगा, तो गुजरात के अंदर जो धोलावीरा है, आपको बताया धोलावीरा के बारे में पता होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो यहाँ पर ये लगने के लिए जा रहा है प्लांट। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर बनाने की जो यूनिट, मतलब जो मशीनरी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, ये बड़ी ही सेंसिटिव है। इसमें बहुत 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 ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है आजकल। तो एक तो वेदांता ग्रुप और जो एक ताइवान की कंपनी थी, ये दो कंपनियां अहमदाबाद के अंदर एक प्लांट लगाने के लिए इन्होंने बोला है, और इतना अमाउंट लगाएंगे। अमाउंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह याद रखना। लेकिन अभी मैं पीछे पढ़ रहा था न्यूज़, तो फाल्कन कंपनी जो ताइवान की, वो विड्रॉ कर रही है। अब पता नहीं विड्रॉ किया है नहीं किया है, तो बस आपको याद रखना कि फर्स्ट सेमीकंडक्टर। उसके बाद में हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए बिहार ने गंगा रिवर पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया है। उसका रीजन बनाने का ये है कि बिहार जो है बहुत अच्छा स्टेट है, क्योंकि अगर उसको टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से दिया जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही रिलीजियस प्लेसेस हैं और बहुत शांति भरा, मतलब बहुत हरा भरा स्टेट है। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब ये सारी टूरिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ की जो बिहार सरकार है, उन्होंने एमबी गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सी रिवर पर बनाएगी, ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये गंगा रिवर पर बनाया है। ऐसा नहीं है कि बिहार पहला स्टेट बन गया इंडिया के अंदर कि जिसने पहली बार ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया। देखिए पहला स्टेट नहीं बनाया, सबसे पहला जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया था वो पंजाब के अंदर बनाया गया था, तो पंजाब पहला स्टेट था। और वर्ल्ड के अंदर ये हांगकांग के अंदर, जो चाइना है, चाइना के अंदर बनाया गया ये आइकॉनिक जंबो, ये जो हांगकांग का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था। तो अगर आपसे, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, बस ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो एमबी गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये कौन सी रिवर पर बनाया गया है। तो वैसे नाम में ही गंगा आ रहा है तो गंगा पर ही बनाया गया है। और ये पूछा जा सकता है भाई कौन सा स्टेट बना रहा है ये पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन, तो बिहार। दूसरा देखिए, मैं आपको जैसे हमारे देश के अंदर भाई मतलब इंडिया को नेट नेट जीरो एमिशन 2070 तक इस गोल को ऑब्टेन करना है, कि हम जो है नेट जीरो 2070 तक
ये ऑब्टेन कर लेंगे ये गोल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो गोल, कौन सी डेडलाइन है, 2070 इंडिया की डेडलाइन है, ये देखकर अब इंडिया ने बोला हुआ है अपना ऑफिशियल उसमें स्टेटमेंट में। तो अब इनके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोल दिया तो हवा हवा में बात हो गई। भैया इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोकना पड़ेगा। कैसे रोकना पड़ेगा? देखिए, जहाँ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट होता है उनको रोकना पड़ेगा। जैसे कि आप अपना गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी से भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो गाड़ी के अंदर ऐसा फ्यूल डाला जाए या ऐसा इंजन बनाया जाए जिसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एमिशन कम हो। तो इसी सारी चीज़ों के लिए, इन मतलब ये सारी चीज़ें करने के लिए इंडिया ने एक बनाया है बायोफ्यूल अलायंस। अब ये बायोफ्यूल जो अलायंस है इसके अंदर जो कंट्री का बजट था 4.3 बिलियन यूएसए डॉलर, तो बजट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये याद रखना कि इंडिया का जो नेट ज़ीरो टारगेट है वो 2070, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दूसरा ये है कि अब इंडिया ना जो एथेनॉल है, एथेनॉल की पहले ब्लेंडिंग का जो टारगेट था कुछ और था, अब एथेनॉल का ब्लेंडिंग का टारगेट ये कर दिया कि हम 20% एथेनॉल जो है 2025 तक ये टारगेट ऑब्टेन करेंगे। देखिए इसको समझे कि मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। देखिए एथेनॉल, ये एथेनॉल क्या होता है इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, ये तो कभी साइंस, जनरल साइंस का टॉपिक है। अब ये जैसे कि मान लो हमारे पास 1 लीटर फ्यूल है, ठीक है, ऑयल ऑयल है, तो इसके अंदर 80% तो आपके पास जो ट्रेडिशनल फ्यूल होगा और 20% की मिलावट करेंगे एथेनॉल की, ठीक है। तो इसी यही टारगेट है एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, तो ये वाली इसके अंदर ये वाला टारगेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब देखिए जैसे इसके अंदर एक थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, इससे रिलेटेड कुछ खबर थी। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर लोकेट करता है। अब ये जो कब लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन बनता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए 2015 के अंदर जब पेरिस मीटिंग चल रही थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उस टाइम तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये, और जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। फ्रांस के जो फ्रांसिस्को होलैंडे, इन्होंने इन दोनों ने मिलकर ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। अब तो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रियां शामिल होगी। देखिए इसके अंदर बोला क्या गया था, मैं आपको बता दूं जरा कि क्या बोला गया था। शुरू में इनिशियली क्या बोला गया था, इनिशियली तो ये बोला गया था कि भाई जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ पर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनके बीच की जो कंट्रियाँ होंगी केवल वही इसका मेंबर बन सकती हैं, क्योंकि सन साइन केवल इन्हीं कंट्रियों पर होता है, ठीक है। या थोड़ी सी जो इस पर आ रही हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो कंट्री आ रही होंगी बेस का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन जैसे जब पता लगा कि भाई नहीं ये तो एक पार्शलिटी होगी, तो फिर उसके बाद में मेंबरशिप सबके लिए खोल दी गई कि भाई चाहे कोई पोलर की भी कंट्री होगी ना वो भी जो है इसकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर बन सकती है। हाँ, लेकिन वोट नहीं डाल सकती है, वोट नहीं डालेगी। जब वोटिंग होगी तो वोट नहीं डाल सकती है। तो मान लो यहाँ पर कोई कंट्री है, ठीक है, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, तो ये कोई कंट्री अब वोट नहीं डालेगी, मेंबर बन गई है लेकिन वोट नहीं डालेंगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो था, एक तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये मतलब किसने बनाया था और कब बना था, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अब एक और गोल आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना, देखिए अगर आपको ये सब क्यों किया जा रहा है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे चाहिए, तो एक टारगेट ये रखा गया है कि भाई हम 1000 बिलियन डॉलर, यूएसए डॉलर को 2030 तक, मतलब 1000 यूएसडी डॉलर को 2030 तक ये पैसे इकट्ठे करने हैं और इनको पैसों को इकट्ठा करके हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों में लगाएंगे। तो ये एक टारगेट आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप का टारगेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।